प्रदेश में बस्ती है, उत्तर प्रदेश के वासी हैं। इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, परिश्रम की एक नई पराकाष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। बाकी राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। 24 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। योगी ने रामलला की आरती की, मंत्रोच्चार और शंखनाद हुआ। विधि विधान के साथ पूजन अर्चन का कार्यक्रम हुआ। राम का काम कितना पूरा कितना बाकी, योगी ने खुद उसका जायजा लिया। रामलला के दिव्य और अलौकिक मंदिर का पूरा निरीक्षण किया, कामकाज का ब्यौरा लिया। ये तो तय है कि 24 के चुनाव में राम मंदिर की गूंज सबसे ज्यादा सुनाई देगी। बीजेपी चुनाव में राम के दिव्य मंदिर को आगे रखेगी। इसका इंपैक्ट भारत के पूर्व में भी होगा और पश्चिम में भी। राम के नाम की गूंज उत्तर में भी सुनाई देगी और राम मंदिर का वीडियो दक्षिण में भी दिखाया जाएगा। अयोध्या में आज सियासत के सुपरस्टार्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। कल सिनेमा के सुपरस्टार अयोध्या में आएंगे। राम राम जय राजा राम। अभी आप लखनऊ में हैं, उसके बाद अयोध्या भी जाने का सर रामलला के दर्शन का प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ कल प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम है, टाइम मालूम नहीं अभी। कितना अच्छा सा रिव्यू आया, क्योंकि अभी यहाँ लखनऊ में जो फैंस हैं वो काफी बेसब्री से आज आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी आप जाएंगे तो उनका भी बहुत ज्यादा, क्योंकि मूवी ने बहुत अच्छा धमाल मचाया हुआ है। जी 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 जी। तो अभी सर यूपी में सीएम से भी मुलाकात होनी है, क्या कुछ डिस्कशन होना है, क्या मूवी के टैक्सेस को लेकर के भी कोई? नहीं, कुछ पिक्चर देख लेंगे बस, इतना ही। तो सबका रिव्यू अच्छा आ रहा है सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। रजनीकांत 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। 18 अगस्त से 20 अगस्त तक रजनीकांत यूपी में ही रहेंगे। रजनीकांत अयोध्या, काशी और मथुरा के दर्शन करेंगे। मतलब ये सुपरस्टार 3 दिन तक भगवा रंग में रंगे नजर आएंगे। 2024 के चुनाव से पहले रजनीकांत का भगवाधारी होना विपक्ष को काफी महंगा पड़ सकता है। बीजेपी इस बार उत्तर जैसा ही प्रयोग दक्षिण में करने वाली है। यूपी का काशी तमिल समागम इसका एग्जाम्पल है। 2024 के चुनाव में रजनीकांत बीजेपी के साथ नजर आएंगे। क्या 2024 में रजनीकांत की पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करेगी? सियासी हलकों में योगी और रजनीकांत की मुलाकात को लेकर जो सुगबुगाहट तेज हुई है, उसके पीछे वजह है रजनीकांत का खुलकर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के सपोर्ट में आ खड़ा होना। नोटबंदी का मामला रहा हो या जम्मू कश्मीर से धारा 370 की वापसी का, रजनीकांत खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में खड़े नजर आए। और अब बीजेपी का फोकस 2024 में साउथ पर है। ऐसे में अगर रजनीकांत साथ आ जाते हैं तो साउथ में बीजेपी बड़ा सियासी समीकरण बना सकती है। सियासी हलकों में योगी और रजनीकांत की मीटिंग को लेकर जो सुगबुगाहट तेज हुई है, उसके पीछे की वजह यह है कि रजनीकांत कई मुद्दों पर खुलकर बीजेपी को सपोर्ट कर चुके हैं। नोटबंदी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने पर रजनीकांत बीजेपी के साथ थे और 2024 में बीजेपी का फोकस साउथ पर है। रजनीकांत और योगी में कई बातें कॉमन हैं। जिस तरीके से रजनीकांत की डिमांड पूरे देश में हाई रहती है, उसी तरीके से योगी मॉडल और योगी जैसे सीएम की डिमांड भी अन्य राज्यों में कभी न कभी उठती ही रहती है। सियासत में नंबर सबसे बड़ा होता है, नंबर से ही जीत हार तय होती है और नंबर से ही सरकार चलती है। ऐसे में अगर रजनीकांत और योगी के फैंस के नंबर की बात करें तो तस्वीर कुछ ऐसी नजर आएगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट यानी ट्विटर पर योगी के 2,58,00,000 फॉलोअर्स हैं और रजनी के 60,40,000। और इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर योगी के 6 मिलियन मतलब कि 60 लाख फॉलोअर्स हैं, रजनीकांत के 10,10,000 फॉलोअर्स। इसके अलावा ऑल इंडिया में रजनीकांत के नाम पर 50,000 फैन क्लब रजिस्टर्ड है। एक फैन क्लब में औसतन सदस्य की संख्या 5,000 है, मतलब ये 2.5 लाख के करीब ऑफिशियल फैन हैं। इसके अलावा उनके लाखों प्रशंसक ऐसे हैं जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं हैं। इसी तरीके से योगी को महंत, महाराज जी और भगवाधारी के नाम से बुलाया जाता है। यूपी में योगी के शासन चलाने का स्टाइल योगी मॉडल बन गया है और इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल अखिलेश यादव का बयान है। और ये हमारे पुलिस के लोग बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग हैं, ये भी ऑर्डर मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं।
अभी ऑर्डर चल रहा है बुलडोजर से कि 2 मंजिले घर गिराओ। अभी ऑर्डर जो चलता है वो गरीबों के घर के गिराने का है। और जब इस समाजवादी लोग सरकार में आ गए तो यही ऑर्डर मानेंगे, वही बुलडोजर होगा। मंजिल 2 वाली नहीं होगी, गरीब की नहीं होगी, 8 मंजिल, 10 मंजिल। अखिलेश ने पहले बुलडोजर का खूब विरोध किया, लेकिन अब योगी के रूल ऑफ राजधर्म पर आना ही पड़ा। अखिलेश को बुलडोजर की तारीफ करनी ही पड़ी, क्योंकि योगी ने बुलडोजर को सख्त लॉ एंड ऑर्डर का सिंबल बना दिया है। और इस बयान का मतलब ये कि योगी चाहे यूपी की सत्ता के शिखर पर रहें या न रहें, यूपी में योगी के रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अखिलेश चाहे योगी का कितना भी विरोध कर लें, उन्हें योगी के स्टाइल में काम करना ही पड़ेगा। मतलब ये, योगी ने यूपी में जो रूल बनाया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने यूपी की कमान योगी को सौंप रखी है, योगी को अपना चुनावी कमांडर बनाया है। और यही वजह है कि चुनावों में योगी की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। योगी पीएम मोदी के बाद बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे। 10 मई को विधानसभा के चुनावी नतीजे आए थे। नतीजे बीजेपी के लिए मुफीद नहीं थे। कर्नाटक के साथ यूपी में भी निकाय चुनाव थे। यही कारण है कि कर्नाटक चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ज्यादा प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन ब्रांड योगी की धमक इस चुनाव में भी दिखी। योगी ने 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। इनमें से बीजेपी को 2 सीट पर जीत मिली। योगी का स्ट्राइक रेट 44% का रहा। योगी के कद के आगे ये आंकड़ा थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में योगी का कद इससे बहुत बड़ा है। उन्हें मोदी से जो भी टास्क मिलता है, योगी उसे बेहतर ढंग से पूरा करते हैं, अव्वल नंबर से पास होते हैं। योगी का चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड भी इस बात की गवाही देता है। गुजरात में 25 विधानसभा सीटों पर योगी ने प्रचार किया। इसमें 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। स्ट्राइक रेट 72%। हिमाचल प्रदेश में योगी ने 16 जनसभाओं को संबोधित किया। इन 16 सीट में से बीजेपी के खाते में 6 सीटें आई। स्ट्राइक रेट 38%। 2018 में राजस्थान के चुनाव में योगी ने 26 रैलियां की। बीजेपी को 25 सीट पर बम्पर जीत मिली और योगी का स्ट्राइक रेट 90% से ज्यादा का रहा। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव में योगी ने 11 रैलियां की। इसमें से 8 सीटें बीजेपी के खाते में आई। योगी का स्ट्राइक रेट 72% से ज्यादा। बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो योगी ने 18 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। इसमें से 12 सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई। स्ट्राइक रेट 69%। इसके अलावा त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में योगी ने 6 सीटों पर प्रचार किया और सभी 6 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। योगी का स्ट्राइक रेट 100%। योगी आदित्यनाथ जहां जाते हैं वहां चुनावी मंचों से जय श्री राम के नारे गूंजते हैं। चुनावी जनसभाओं में बाबा का बुलडोजर दिखाई देता है और यही 2 चीजें भगवाधारी योगी की सबसे बड़ी पहचान है। योगी ने अपने रूल ऑफ राजधर्म से यूपी को इस तरीके से साधा है, यूपी में योगी के आगे कोई नजर नहीं आता। और इस बात का एग्जाम्पल चुनावी सर्वे में भी दिखता है। हमने ईटीजी रिसर्च के साथ यूपी को लेकर सर्वे किया। इस सर्वे में हमने लोगों से पूछा, अगर आज यूपी में लोकसभा चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। जनता की राय योगी के रूल ऑफ राजधर्म के साथ थी। ईटीजी रिसर्च के सर्वे के मुताबिक इस वक्त चुनाव हुए तो एनडीए को 69 से 73 सीट, अखिलेश और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीट, बीएसपी को 0 से 1 और अन्य को 1 से 3 सीट मिलती है। अगर यही बात हम पार्टी वाइज करें तो बीजेपी को 69 से 73 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीट, बीएसपी को 0 से 1 सीट और अन्य के खाते में 1 से 3 सीट। ये तो रही चुनावी प्रेडिक्शन की बात, लेकिन 2024 की चुनावी पिच भी यूपी में तैयार हो गई है। यूपी के घोसी में विधानसभा का घमासान होने वाला है। एक साथ कई फार्मूले का टेस्ट होने वाला है। घोसी में अखिलेश और योगी के बीच डायरेक्ट फाइट होने वाली है। घोसी से लखनऊ की दूरी 303 किलोमीटर और लखनऊ से दिल्ली की दूरी 531 किलोमीटर। अगर घोसी से दिल्ली की बात करें तो यह दूरी 834 किलोमीटर की है। देश के सियासत की सबसे पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है।
ये बात घोसी के इस विधानसभा उपचुनाव पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है। ऐसे तो घोसी में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन 2024 के लिए घोसी का गदर काफी अहमियत रखता है, क्योंकि घोसी के इस चुनाव में एक साथ कई फार्मूलों का टेस्ट होना है। इस चुनाव में 2024 वाले विपक्षी गठबंधन के INDI वाले फार्मूले का टेस्ट होगा। इस चुनाव में राजभर और बीजेपी की सियासी ताकत दिखेगी। इसी चुनाव में अखिलेश के PDA वाले फार्मूले की भी परीक्षा होगी और योगी के क्लीन स्वीप वाले फार्मूले का ट्रायल भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे और यहाँ की जो गणित है, चुनावी गणित है, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। वैसे तो घोसी सीट पर कुल 17 उम्मीदवार हैं, लेकिन असल लड़ाई अखिलेश और योगी के कैंडिडेट के बीच की है। योगी ने बीजेपी के लिए दारा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। अखिलेश ने सुधाकर सिंह को अपना कैंडिडेट बनाया है। सुधाकर सिंह सवर्ण जाति से और दारा सिंह OBC कैटेगरी से आते हैं। घोसी के चुनावी मैदान में अपना परचम लहराना अखिलेश के लिए भी जरूरी है और योगी के लिए भी। अखिलेश को योगी को टक्कर देने के लिए और योगी को 80 के क्लीन स्वीप वाले टारगेट के लिए घोसी जरूरी है। घोसी विधानसभा में कुल 4,30,354 मतदाता हैं। इसमें ज्यादा आबादी दलितों की है। दलितों की संख्या 62,000 है। इसके बाद मुसलमानों का नंबर है, जिनकी आबादी 60,000 है। इसमें सबसे ज्यादा पसमानदा मुसलमान हैं। इसके बाद घोसी में सवर्ण जातियों का नंबर आता है। इनमें पहले नंबर पर भूमिहार है, जिनकी आबादी 48,500, यादव 42,000 और राजभर 40,000। इनके अलावा नोनिया राजपूत 36,000, राजपूत 15,000 और दूसरी जातियां तकरीबन 75,000 हैं। चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना शोर मचा ले, जीतेगी बीजेपी, आएंगे फिर, मोदी ही आएंगे फिर। दरअसल घोसी में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहा है, इसीलिए इस चुनाव को घोसी के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन घोसी का चुनाव योगी के लिए एक नेट प्रैक्टिस की तरह है। योगी यहां 24 से पहले अपनी सियासी फार्मूले का ट्रायल करेंगे, लेकिन योगी के सामने बैक टू बैक कई चुनाव हारने वाले अखिलेश के लिए ये चुनाव नाक की लड़ाई है। सवाल सियासी साख का है। अब जरा दोनों पार्टियों के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि इन कैंडिडेट्स की सियासी रंजिश के कारण ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। सबसे पहले बात बीजेपी कैंडिडेट दारा सिंह चौहान की। दारा सिंह ने 1996 में बीएसपी के साथ सियासी सफर की शुरुआत की। 1996 और 2000 में दारा सिंह बीएसपी के टिकट पर राज्यसभा के सांसद बने। 2009 में घोसी सीट से जीत दर्ज की। 2015 में दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जीते और फिर योगी सरकार में मंत्री बने। 2022 के पहले बीजेपी छोड़ एसपी की साइकिल पर बैठ गए। 2022 में साइकिल को लेकर चुनावी मैदान में उतरे दारा सिंह ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीत लिया, लेकिन 2023 में एसपी की साइकिल छोड़कर कमल थाम लिया। दारा सिंह के घोसी विधानसभा सीट से ही इस्तीफा देने के कारण वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जो माहौल देख करके ऐसा लग रहा है, लोगों में बड़ा जज्बा है। लोगों में जज्बा इस बात को है क्योंकि लोग कितने पॉलिटिकल सोच के हो गए हैं। लोगों को पता है कि ही 24 की जो बुनियाद है ये 8 सितंबर को मऊ के जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 के आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। अखिलेश ने साइकिल पर सुधाकर सिंह को बैठाया है। सुधाकर सिंह 1996 में नथुपुर सीट से विधायक बने। परिसीमन के बाद इस सीट का नाम घोसी हुआ। 2012 में सुधाकर सिंह फिर इस सीट से विधायक बने, लेकिन 2017 में वो फागू सिंह चौहान से हार गए। 2020 के उपचुनाव में भी सुधाकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा, जबकि 2022 में दारा सिंह चौहान के चुनाव लड़ने की वजह से सुधाकर का टिकट काटा गया। इनके जीतने से कमल थोड़े खिलेगा, ये खिल जाएंगे। कमल की सरकारें हैं, अभी पक्ष में हम हैं, तो कमल तो उसी तरह इनका खिला हुआ, इनको क्या खिला नहीं जा सकता है। एनडीए भी पीडीए हो गया है घोसी में। लोकसभा 24 की तैयारी है बीजेपी जो आपको हरा कर दिखाएगी कि कोई नहीं है। यदि यही बना है तो ये लोग 2024 का इंतजार करें और फिर सरकार बनाने का सपना छोड़ दें। जिंदाबाद जिंदाबाद।
इतिहास की बात करें तो घोसी यूपी की उन सीटों में है जहां पार्टी से ज्यादा जातीय समीकरण मायने रखते हैं। घोसी में कभी भी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा। यहां चुनाव वही जीतता है जो कैंडिडेट जातीय समीकरण को साध पाता है, वही घोसी में विजयी होता है। इसीलिए अखिलेश इस सीट पर अपना जोर लगा रहे हैं। उस आंदोलन को सफल बनाने का काम किया था, हमने सबने मिलकर के याद किया। लेकिन सही कह रहे थे आदरणीय जयशंकर पांडे जी, ये जो झंडा लगाने का कार्यक्रम बीजेपी इसीलिए करती है क्योंकि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। जो लोग इतिहास के पन्ने पढ़ेंगे वो जानकारी होगी उनको। बीजेपी ने भी घोसी में अपने प्रचारकों की पूरी फौज उतार दी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा रोल प्ले करने वाले ओम प्रकाश राजभर को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के साथ साथ राजभर ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं इस बार फिर वो नए निशान और नए पहचान के साथ आए हैं। बीजेपी एक तरफ जहां सवर्ण, दलित, मुसलमान के फॉर्मूले पर काम कर रही है, तो वहीं अखिलेश अपना पीडीए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। यहां बीजेपी के लिए भी पूरा स्कोप है और अखिलेश के जीत के भी पूरे चांस है, क्योंकि कांग्रेस ने अखिलेश के लिए वॉकओवर दिया है और मायावती ने इस चुनावी महाभारत से किनारा कर लिया है। हालांकि सियासी जानकार इसे बीजेपी के लिए मायावती की फील्डिंग बता रहे हैं। अगर योगी ये चुनाव जीतते हैं तो यूपी से मोदी योगी की लहर बरकरार है, ये बात तय मान ली जाएगी। 2024 में क्लीन स्वीप का टारगेट अचीव हो सकता है और योगी के सामने कोई नहीं वाले नारे पर मुहर लग जाएगी। वहीं अगर सुधाकर सिंह साइकिल के साथ पहले नंबर पर आते हैं तो विपक्षी गठबंधन में अखिलेश का कद बढ़ेगा। हो सकता है यूपी में अखिलेश को विपक्षी गठबंधन की अगुवाई मिले, बीजेपी को हराया जा सकता है, इस बात पर मुहर लगे। इसके साथ ही मायावती के बिना भी दलित को साध सकते हैं, ये बात भी मान ली जाएगी। तो कुल मिलाकर घोसी में मुकाबला बीजेपी बनाम एसपी का है। बीएसपी और कांग्रेस मैदान से बाहर हैं। घोसी में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, 8 सितंबर को काउंटिंग के बाद रिजल्ट आएगा। इसी के साथ घोसी से यूपी के 80 सीटों के लिए पहला रुझान सामने आ जाएगा। यूपी में जीत अखिलेश की होगी या फिर योगी का जादू कायम रहेगा, ये तय हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से योगी ने अखिलेश को डायरेक्ट फाइट में बैक टू बैक हराया है और यूपी विधानसभा में क्लीन स्वीप का दावा किया है, भारी तो योगी का पलड़ा ही नजर आता है। मैंने कहा ना 14, 17, 19, 22 और फिर चिंता मत करो 24 में खाता भी नहीं खुलने वाला है। चौबीस में डबल इंजन की सरकार फिर से रिपीट करेगी और मैं फिर इस बात को कहता हूं, मैं तो फिर से कह सकता हूं कि चच्चो अभी से रास्ता तय कर लो अपना। बहरहाल अब यूपी की नजर 8 सितंबर पर टिकी है, क्योंकि 8 सितंबर को ही जनता का फाइनल फैसला सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।